नमस्कार, स्वागत है आपका डीबी लाइव ब्रेकिंग में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र और मेरे साथ हैं अमलेंदु उपाध्याय। छात्रों का आंदोलन सड़कों पर जारी है। जगह जगह अलग अलग जगहों से खबरें आ रही हैं और सरकार क्या कुछ कर रही है। पटना में अभी कल जो बीपीएससी के छात्रों का आंदोलन हुआ, उसमें हम देखेंगे कि किस स्तर पर जाकर छात्रों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। लेकिन अब जेन अल्फा भी सड़कों पर उतर आ रहा है, जगह जगह दिख रहा है और मुख्यमंत्रियों के चुनाव क्षेत्र, उनके निर्वाचन क्षेत्रों में भी वो अब सड़कों पर है सरकार के खिलाफ। और इधर बीच बड़ी खबर जो सुप्रीम कोर्ट से आई है कि किस तरीके से विपक्ष के सांसदों को तोड़कर उन्हें किसी दूसरी पार्टी में शामिल कर सरकार का समर्थन कराने की कोशिश होती है, लेकिन उस पर जिस तरीके का एक्शन लिया सुप्रीम कोर्ट ने, नोटिस दिया स्पीकर को, उसके बाद स्पीकर भी उसमें अब दिखाई पड़ रहे हैं हरकत में आते हुए। और उस पर क्या है, बड़ी खबर है, बड़ा अपडेट है, वो हम बात करेंगे। लेकिन इस समय जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो यही है कि किस तरह से छात्रों का आंदोलन सरकार की नींद हराम किए हुए है। और ये आंदोलन जगह जगह हो रहा है, खासकर उन जगहों पर, उन राज्यों में हो रहा है जहां पर बीजेपी की सरकारें हैं, राज्यों में बीजेपी की सरकारें हैं। लेकिन ये आंदोलन यूं ही नहीं हो रहा है, आंदोलनों का भी कोई असर व्यवस्था पर पड़ता नहीं दिखाई पड़ रहा है। इसलिए नहीं दिखाई पड़ रहा है कि पेपर लीक की घटनाएं भी हो रही हैं और फिर सरकार दबाव में आकर उसको निरस्त कर रही है। लेकिन सवाल ये है कि लीक होना और परीक्षा निरस्त होना, फिर परीक्षा होना, फिर निरस्त होना, ये कौन सा उसका एक निदान है, ये कौन सा उसका तरीका है कि उससे छात्र आखिरकार उससे जो उसको सफ़र करने वाले हैं वो तो छात्र ही है। महाराष्ट्र में अब फिर एक परीक्षा लीक हुई, परीक्षा कैंसिल कर दी गई है। लेकिन जिस तरीके से अब जेन अल्फा भी सड़कों पर दिख रहा है, अलग अलग जगहों पर, उत्तर प्रदेश से कई तस्वीरें आई, बिहार से आई, अब इधर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से भी आ रही हैं, वो अब ये बता रहा है कि सरकार किस तरीके से शिक्षा व्यवस्था को लेकर पूरी तरह फेल रही है अपने इस 12 साल के जो उसका केंद्र में सरकार है, 12 साल का कार्यकाल है। अब आप जो तस्वीरें देख रहे हैं इस पर हम लोग बात करेंगे। लेकिन किस तरह से जो शिक्षा व्यवस्था है, छात्रों का आंदोलन है, वो सरकार उस पूरे मामले में कैसे घिरी हुई है, ये साफ दिखाई पड़। पूंज कार्यक्रम के तहत छात्रों को जोड़ने में लगी हुई है। ये तस्वीरें अब क्या बता रही हैं अमलेंदु जी, जो स्कूलों में बच्चे हैं, कहीं सड़क नहीं है, कहीं बिल्डिंग नहीं है, बिल्डिंग है तो वहाँ टीचर नहीं है, और अब वो यहाँ पर आ रहे हैं। अभी कुछ कार्रवाई भी करने की कोशिश की गई इनके खिलाफ भी, लेकिन अब सरकारों को भी लग रहा है कि अगर कार्रवाई होती है तो फिर जंतर मंतर की कार्रवाई की तस्वीर सबको पता है कि किस तरीके से उस पर सरकार अब घिरी ही नहीं है, बल्कि गृह मंत्री को भी इस्तीफा देना पड़ सकता है। वो स्थितियाँ अब सामने आती जा रही हैं। बिल्कुल समीर जी, अब गृह मंत्री को भी इस्तीफा देना पड़ सकता है और इस्तीफा प्रधानमंत्री का भी मांगा जा रहा है। प्रधानमंत्री का इस्तीफा मांगने पर 6 साल के बच्चों की गिरफ्तारी हो रही है। हाँ। ये कल बिहार में हुआ, वो भी हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से वो 6 साल का बच्चा जो हाथ में पोस्टर लिए हुआ था प्रधानमंत्री के इस्तीफे की मांग करता हुआ, और उसकी गिरफ्तारी कर ली गई। वो भी विजुअल हम लोग देखेंगे, वो उसको देखेंगे कि किस तरीके से ये सब चल रहा है। तो यानी अब समीर जी, एक तरीके से देखा जाए कि अब सरकार के लिए मुसीबत जो है ये आ गई है, और सरकार इस मुसीबत से कैसे निपटेगी। अभी तक तो सिर्फ जेनजी का मसला था, अब मोदी जी के मंत्री तमाम जो थे वो जेनजी बने घूम रहे हैं। वो बालक है जो एक पोस्टर लेकर, हाँ, इस विजुअल देख सकते हैं किस तरीके से वो भी उन प्रदर्शनकारियों के साथ था, उसके हाथ में भी कुछ पोस्टर थे, उसी तरीके से जैसे दूसरे प्रदर्शनकारी हैं। वो किसके साथ आया किसके नहीं, लेकिन उसके खिलाफ भी कार्रवाई हो रही है। एक बार देखते हैं इस विजुअल को कि कैसे ये छोटा सा बच्चा उस प्रदर्शन में शामिल है। बच्चे से भी डर गई क्या पुलिस? छोटे से बच्चे को उठा लिया गया है। अब देख सकते हो बच्चे भी हो गया है। सड़क पर ये बताइए, सड़क पर ये बताइए ना। बच्चे से भी डर गई क्या पुलिस? छोटे से बच्चे को उठा लिया गया है। अब देख सकते हो बच्चे भी हो गया है। देख सकते हो।
तो ये पटना में जो कल प्रदर्शन हम लोगों ने देखा था, इस कार्यक्रम में भी उसका जिक्र, तस्वीरें दिखाई गई थी कि कैसे राजभवन को घेर लिया गया और वहाँ मुख्यमंत्री आवास घेरने की कोशिश कर रहे थे बीपीएससी के छात्र। वहाँ पर बीपीएससी की परीक्षा में धांधली को लेकर और तमाम मुद्दों को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। उसमें ये छात्र भी प्रदर्शन में शामिल था, ये बच्चा भी शामिल था। लेकिन इसको लेकर जिस तरीके से कार्रवाई की गई है उस पर एनएसयूआई ने लिखा है कि इन चोरों के खिलाफ इस देश के 5 साल के नन्हे बच्चे भी खड़े हो गए हैं और चोरों की पुलिस उन्हें हिरासत में ले रही है, लेकिन असली पेपर चोर आज भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। शर्मनाक। ये एनएसयूआई जो कांग्रेस पार्टी का छात्र संगठन है उसका ये ट्वीट है और किस तरीके से लिख रहे हैं कि असली पेपर चोर आज भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। शर्मनाक। और असली पेपर चोर जब बाहर हैं अमलेंदु जी, तो बार बार पेपर लीक की घटनाएं हो रही हैं और सरकार के पास पेपर को निरस्त करने के अलावा कोई विकल्प नहीं सूझता। उसको ये नहीं समझ में आता कि लाखों छात्रों को किस तरीके से परेशानी होगी, उनका समय बर्बाद होगा। परीक्षा तो आपने निरस्त कर दी, उसके बाद आप परीक्षा दोबारा कराएंगे, उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं रहेगी कि लीक होगी परीक्षा या नहीं होगी। लेकिन छात्रों का जो समय बर्बाद हो रहा है, संसाधन बर्बाद हो रहा है, उसका जिम्मेदार कौन होगा? बिल्कुल समीर जी, जो छात्रों का समय बर्बाद कर रहे हैं उसका जिम्मेदार कौन होगा? और देखिए, जो महाराष्ट्र में जो पेपर रद्द हुआ है समीर जी, वो महाराष्ट्र में पेपर रद्द हुआ है, ये है महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग ने खाद्य और औषधि प्रशासन विभाग में ड्रग इंस्पेक्टर ग्रुप बी के पद के लिए जो भर्ती प्रक्रिया चल रही थी उसको रद्द करने का फैसला किया। और ये परीक्षा, ये फैसला 22 मार्च 2026 को हुई स्क्रीनिंग परीक्षा में गड़बड़ी की शिकायतों के बाद शुरुआती जांच के आधार पर लिया गया। ये उसका विज्ञप्ति कहती है महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग की। और आयोग को 22 मार्च को ही स्क्रीनिंग परीक्षा में गड़बड़ी के बारे में कुछ उम्मीदवारों और जनप्रतिनिधियों से ईमेल के जरिए शिकायतें मिली। इन शिकायतों में कहा गया था कि परीक्षा शुरू होने से पहले यानी 20 मार्च को ही कुछ उम्मीदवारों को प्रश्न पत्र या सवाल मिल गए थे और उन्हें सोशल मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए फैलाया गया था। अब ये खुद इनका कहना है, महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग की विज्ञप्ति ये कह रही है कि ये शिकायतें मिली थी। कब हुई थी परीक्षा? 22 मार्च को। कब रद्द कर रहे हैं आप? 25 अगस्त को। 25 अगस्त को। हाँ। तो इस बीच में कितने महीने का है? अब ये परीक्षा रद्द हो गया, अब ये कब होगी इसका कोई पता नहीं। और तो उसमें भी पेपर लीक होगा कि पता नहीं। ये लेकर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो चुका, लेकिन ये महाराष्ट्र का मामला है। लेकिन फिर भी महाराष्ट्र में भी डबल इंजन की सरकार है। और अब आप ये देखिए ना अमलेंदु जी, डबल इंजन की सरकार है, लेकिन अब ये 20 मार्च को आपको पता चल गया है कि पेपर पहले ही आउट है। 22 मार्च को परीक्षा होनी है, आप उसी समय नहीं आप कर सकते थे। लेकिन उस समय का कॉन्फिडेंस आप देखिए ना, ये जंतर मंतर का असर है। उस समय रहा होगा कि हम तो बयान जारी कर देंगे कि सब झूठ बोल रहे हैं। पेपर लीक हुआ ही नहीं। लेकिन अब नहीं बोल पा रहे हैं क्योंकि आपको अब बताना पड़ेगा। पर जो ये 5 महीने का जो समय बर्बाद किया गया, अगर उसी समय आपको पता चला कि लीक हो गई, आप कैंसिल करते, महीने भर बाद आप फिर एग्जाम लेते, लेकिन तब नहीं किया गया। पर अब वही काम करना पड़ रहा है। जी बिल्कुल, वही काम अब करना पड़ रहा है और आपको पेपर रद्द करना पड़ रहा है जो आप पहले कर सकते थे। लेकिन अभी चूंकि आपको लगा कि अब वहाँ एक आंदोलन और शुरू हो जाएगा। राहुल गांधी अभी वहाँ पुणे में करके चुके हैं छात्रों की गूंज। अगला कार्यक्रम बताया जा रहा है नागपुर में होगा, तो हो सकता है नागपुर में अब ये मसला भी आ जाए। तो इससे पहले फिर आपने इसको परीक्षा को रद्द कर दिया। इससे पहले एक परीक्षा रद्द हुई थी, वो टीईटी वाली। तो वहाँ जो शिक्षा मंत्री थे, क्या दादाजी भुसे, उनको एनएसयूआई यूथ कांग्रेस के लोगों ने काले झंडे उनको दिखाए थे। विधानसभा के बाहर प्रदर्शन हुए थे, वो परीक्षा भी रद्द की गई थी। वो तो जिस समय जनता मंत्र पर आंदोलन चल रहा था उसी बीच वो परीक्षा सामने आई। संजय राउत का हम लोगों ने बयान सुनवाया था कि जो पेपर लीक हो रहे हैं उनके मास्टरमाइंड जो है, उसके असल अपराधी जो हैं, उनमें से आधे से ज्यादा महाराष्ट्र के 3 जिलों से आते हैं और सब भाजपा के कार्यकर्ता हैं। उसमें नागपुर भी शामिल है। तो ये एक तरह से देखा जाए तो जितना भी पेपर लीक माफिया है वो सब बीजेपी से जुड़ा हुआ है। तो ये सामने आ रहा है समीर जी। बिल्कुल, ये चीजें आ रही हैं, लेकिन असर जो है वो छात्रों के आंदोलन का, जंतर मंतर का, वो अब दिखाई पड़ रहा है कि सरकारों को झुकना पड़ रहा है। लेकिन सरकार भी किस तरह से दमन का कोई रास्ता छोड़ नहीं रही है। वो 5 साल के इस बच्चे को जिस तरीके से कल पटना में हिरासत में लिया गया है और उसको लेकर एनएसयूआई ने शर्मनाक कृत्य बताया है प्रशासन का और पुलिस का, वो देखना भी बहुत जरूरी है। लेकिन एक चीज और भी है कि अभी किस तरीके से, चूंकि आपने बताया अमलेंदु जी कि नागपुर में अभी कार्यक्रम होने वाला है, पर अभी पुणे में कार्यक्रम था। पुणे में कार्यक्रम में पता चला कि वहाँ पर किस तरीके से आदिवासी जो बच्चों का जो छात्रावास है, वहाँ पर धांधली की शिकायतें हैं। पिछले 10 दिन से वो लोग वहाँ आंदोलन कर रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। लेकिन अब उसका असर देखिए, राहुल गांधी ने के पास वहाँ बच्चे आए, कल उन्होंने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को पत्र लिखा और अब उस पत्र का
उस कार्यक्रम का असर सीधे तौर पर दिखाई पड़ रहा है? बिल्कुल बिल्कुल समीर जी, उसका सीधा सीधा असर दिखाई पड़ रहा है। और असर उसका ये है कि जो राहुल गांधी ने पत्र लिखा और पत्र लिखकर कहा उनसे, मुख्यमंत्री जो हैं देवेंद्र फडणवीस, उनसे कहा कि भाई आप खुद इस मामले को देखिए और इनकी आप समस्या को हल कीजिए। ये 10 दिन से आंदोलन कर रहे हैं और आपने अभी तक इस पर कोई एक्शन नहीं लिया है और इनकी मांगे आप मानिए। समीर जी, 14 अगस्त को ये जारी किया गया था और 14 अगस्त को जारी ये किया गया था कि जिसको लेकर वो लड़की पहुंची थी, आदिवासी लड़की, राहुल गांधी के कार्यक्रम में भी, और उसने भी वो बात सामने रखी थी कि किस तरीके से जो एक तो प्रेगनेंसी टेस्ट वो और 35-30 साल का उस पर बंदिश है, वो नहीं रह सकते, वो सारी मांगे उसको रखी थी। अब खबर ये आ रही है कि इस प्रदर्शन के बाद जो आदिवासी मंत्री हैं डॉक्टर अशोक समाजी उइके, इन्होंने जो है वो छात्रों से बातचीत की और उनकी, हालांकि उनकी जो वार्ता थी वो विफल हो गई थी, लेकिन जनजातीय विभाग के सचिव हैं विजय माघमारे, और उन्होंने बताया कि मंत्रालय ने छात्रों की प्रमुख मांग जो थी, यानी 14 अगस्त 2026 को जारी संकल्प जो था उस पर रोक लगा दी है। और उन्होंने कहा कि सरकार ने छात्रावास प्रवेश GR से संबंधित छात्रों की प्रमुख मांग पूरी कर दी है। हम उनसे लगातार बातचीत कर रहे हैं और उनकी अन्य मांगों पर भी सकारात्मक प्रक्रिया दी है, हालांकि इसे लागू करने में समय लगेगा, ये इन्होंने कहा। स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया के सदस्य हैं बालकृष्ण गवारी, उन्होंने कहा कि चर्चा बिना किसी महत्वपूर्ण प्रगति या उनकी मांगों पर सहमति की समाप्त हो गई है और हमें अपना विरोध प्रदर्शन जारी रखने के लिए कहा गया है। उन्होंने कहा कि हमसे कहा गया कि भाई हमारी मांगों का कोई निश्चित लिखित समझौता नहीं दे सकते और हम चाहें तो विरोध प्रदर्शन जारी रख सकते हैं, ये उन्होंने कहा। लेकिन जो बागमारे साहब हैं वो कह रहे हैं कि हमने उनकी मांगें मान ली हैं और लेकिन इसको लागू करने में समय लगेगा। तो ये एक बड़ी कहिए राहुल गांधी के पत्र लिखने के तुरंत बाद बैक फुट पर महाराष्ट्र सरकार आती हुई दिखाई दी। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस खुद तो नहीं पहुंचे, लेकिन जो मंत्री हैं उन्होंने छात्रों के साथ बातचीत की और जो आदिवासी जनजाति विभाग के सचिव हैं विजय माघमारे, वो बता रहे हैं कि छात्रों की प्रमुख मांग जो है उसको हमने मांग लिया है। जो 14 अगस्त का हमारा GR था उस पर हमने रोक लगा दी, यानी जो सरकार का रिजोल्यूशन था वो उस पर रोक लगा दी गई है। यानी कम से कम सुनाई तो पड़ी आवाज़ और उस पर अब अमल भी किया जा रहा है कि हाँ मांगे इनकी जेन्युइन है कि नहीं है। 10 दिन तक तो उन छात्रों की, आदिवासी छात्रों की आवाज़ सुनी तक नहीं गई थी अमलेंदु जी। पुणे में ही वहाँ पर वो उनका लगातार धरना चल रहा है, प्रदर्शन चल रहा है, विरोध कर रहे हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। पर जब पुणे में के कार्यक्रम में, छात्रों की गूंज कार्यक्रम में, वहाँ की कुछ छात्राएं आई, उन्होंने अपनी समस्या बताई। राहुल गांधी ने उस देवेंद्र फडणवीस को यानी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को पत्र लिखा, तब जाकर उनको ये समझ में आया कि क्या उनकी परेशानियां हैं, क्या कुछ उनकी मांगे हैं। तो ये चीज़ें दिखा रही हैं कि कैसे इन सब का असर हो रहा है। लेकिन जो ये है वो कार्यक्रम जिसमें वो आदिवासी छात्राएं आई हुई थी और उन्होंने अपनी समस्या को राहुल गांधी के सामने रखा था। एक बार सुन भी लेते हैं ये क्या कर रही है, शायद मराठी में वो बोल रही हैं मराठी भाषा में, और तो उसमें वो उनकी समस्या बताई गई, लेकिन उनके साथ जो आए हुए और लोग भी थे उन्होंने उस चीज़ को पूरा समझाया कि क्या कुछ वहाँ हो रहा है, और फिर उस मुद्दे पर राहुल गांधी ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। तो ये दिखाई पड़ रहा है कि क्या कुछ हो रहा है। एक बार सुन लेते हैं और जो आदिवासी छात्राओं के प्रतिनिधि हैं वो क्या बता रहे हैं। वो लड़कियां खुद वहीं पे वो प्रदर्शन में शामिल हैं और छात्रावास में रहती हैं। मुझे कहाँ बैठे हैं? मांद्रे में, पुणे में ही। अच्छा, और क्या कारण क्या है? जो हमारी मांगे हैं वो इसमें लाई है, मैं आपको आगे बोलो। तो हमारी मांगे है कि हमें शिक्षा चाहिए, और मैं आपको मराठी में समझाऊंगी ताकि ताकि मेरी बात है वो अकेली निशा की नहीं है, वो सब ट्राइबल स्टूडेंट की है, पूरे देश की है, पूरे महाराष्ट्र की है। इसलिए मैं आपको मराठी में बात करके बताऊंगी। जो आम्ही जे उपोषणासाठी बसलेलो आहोत, आमचे भाऊ आणि त्याच्यामध्ये आमच्या 2 बहिणी देखील बसलेल्या आहेत, आणि त्यातलीच एका बहिणीची तब्येत खूप नाजूक झाली, तिला आज हॉस्पिटलमध्ये नेलंय। आणि हे सगळं असताना देखील जेव्हा आमचे प्रतिनिधी मंत्रालयामध्ये गेले तर तेव्हा आमचे आदिवासी विकास विभागाचे मंत्री आहेत ते काय बोलले असतील तुम्हाला सांगितलं तर तुमच्या अंगावर काटा येईल। ते म्हणतात, सॉरी मी याच्यावर
काही करू शकत नाही हे सीएम चाहतात ते. मग तुम्ही जर आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या विकासासाठी तिथं बसलेत तर तुम्ही जर तिथं आमच्या विकासासाठी बसल्यात आणि तुम्ही जर आमचा विकास साधू शकत नाही तर तुमचा तिथं बसण्याचा अधिकार नाही, हे मी आज ठणकावून सांगते. आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे मी अजून एक सांगेल की ज्या आमच्या भागामध्ये ज्या आश्रमशाळा असतात तिथं जे सेंट्रल किचन पद्धत लागू केली, जसं की एका ठिकाणी जे जेवण बनणार आणि ते 70-80 किलोमीटर लांब घेऊन जाणार आणि त्यामुळे ते जेवण खराब होतं, त्यामुळे विषबाधा होते. आणि विद्यार्थी आत्ताच एक गोष्ट झाली गडचिरोलीमध्ये, कारण आदिवासी ज्या आश्रमशाळा आहेत त्याच्यामध्ये बेडची सुविधा नाही आहे, पिण्याचं पाणी देखील नाही आहे. त्याच कारणामुळे गडचिरोलीमध्ये विद्यार्थ्यांनी झोपेत असताना त्यांना मण्यार सापाने दंश करून 3 विद्यार्थी मेले आणि 3 विद्यार्थी अजूनही हॉस्पिटलमध्ये आहेत. तर आमची मागणी अशी आहे की त्या विद्यार्थ्यांच्या पालकांना ॲटलिस्ट 1 कोटीची तरी मदत करा आणि ह्या सरकारने त्यांची मदत 4 लाखांवर मोजलेली आहे. तसंच आमचं त्यांना एक म्हणजे मागणं आहे की ज्या आमच्या आदिवासी विद्यार्थिनी असतात, तुम्ही जर पाहिलं ते जे आदिवासी हॉस्टेल आहेत ते जे शहरं आहेत जसं की पुणे, मुंबई, तर जे पुण्याचा जो सेंट्रल भाग आहे तिथं नाही आहेत, मांजरी, कोंढवा, और इस वजह से जो हमारा शिक्षण है हम जो तो ये वहाँ पर इस कार्यक्रम में वहाँ की जो छात्राएं हैं उनमें से एक वो पहुंची अपनी बात मराठी में रखी. उसने पहले कह भी दिया कि हम उसी में बेहतर तरीके से रख पाएंगे, क्योंकि हिंदी और अंग्रेज़ी में उतनी वो फ्लुएंट नहीं है. लेकिन वहाँ पर राहुल गांधी को भले ही बहुत ज़्यादा मराठी समझ नहीं आ रही, लेकिन जो लोग हैं वो उसकी बातों को किस तरीके से उसका समर्थन कर रहे हैं कि मंच पर ये कॉन्फिडेंस भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है. राहुल गांधी के सामने जिस तरह से बच्चे हैं वहाँ पर जेनजी है, उनका बोलना मंच पर आकर, और वो कितनी सहजता से अपनी बात रख पाते हैं. बिल्कुल बिल्कुल समीर जी, ये कितनी सहजता से बात रख रहे हैं और कितनी सहजता से राहुल गांधी सुन रहे हैं. और फिर जो दूसरी एक लड़की खड़ी है उससे कहते हैं कि इन्होंने क्या कहा. फिर वो लड़की बताती है, फिर ये कहते हैं कि आप हमें बुलाइए, हम आपके कार्यक्रम में आएंगे, आप हमको बुलाइए. और बुलाया जाता नहीं बुलाया जाता वो बात की बात है. लेकिन राहुल गांधी दिल्ली पहुंचते ही तुरंत देवेंद्र फडणवीस को पत्र लिखते हैं, और देवेंद्र फडणवीस को पत्र लिखने के बाद ही फिर सरकार बैकफुट पर आती है और वहाँ जो है उन पर रोक लगाई जाती है. और ये हालांकि बीजेपी जो है उसने कल ही जो थी वो कहा था राहुल गांधी को कि भाई आप कांग्रेस शासित राज्यों का दौरा कीजिए. और मैं देख रहा था कि एक बीजेपी के नेता किसी टीवी चैनल पर, मराठी टीवी चैनल पर बैठे हुए थे और जाने क्या क्या बता रहे थे कि ये तो राहुल गांधी के किसी कांग्रेस एमएलए की दी हुई ज़मीन पर स्कूल बना हुआ है और ये आयु सीमा नहीं हटाई जा सकती, ये नहीं माना जा सकता, इस तरह की बातें. और उसके बाद तुरंत फिर शाम को मालूम पड़ता है, रात में आता है कि वो जनजातीय मामलों के सचिव जो है विजय वाघमारे, वो कह रहे हैं कि हमने उस पर आदेश पर रोक लगा दी है. ये उनकी तरफ से आया. और मंत्री हैं जनजातीय मामलों के अशोक उइके, अब उनके इस्तीफे की मांग की जा रही है, विपक्ष इसकी मांग कर रहा है. कांग्रेस के नेता हैं विजय वडेट्टीवार, उनका कहना है कि राहुल गांधी के पत्र के बाद उन्होंने यानी सरकार ने आयु संबंधी शर्त हटा दी है, यानी वो 30 साल वाली वो शर्त हटा दी है. लेकिन अगर सरकार राहुल गांधी द्वारा रखी गई अन्य मांगों पर ध्यान नहीं देती है तो हम जनजातीय मामलों के मंत्री के इस्तीफे की मांग करेंगे, ये उनका कहना है. एनसीपी शरद पवार के विधायक हैं रोहित पवार, उनका कहना है कि सरकार ने अब जाकर छात्रों से बातचीत शुरू की है. अगर ये आदिवासी छात्रों की बातों को गंभीरता से नहीं लेंगे तो सत्ता में उनके रहने का क्या मतलब है. मंत्री जी को इस्तीफा दे देना चाहिए. और 25 अगस्त को यानी कल ही जो है आंदोलनकारी छात्रों से उन्होंने रोहित पवार ने मुलाकात की थी और उनके साथ अपना जो कहा जाए समर्थन जो है वो उन्होंने व्यक्त भी किया था. और ये शर्त जो थी, जो 14 अगस्त को एक जारी किया गया था परिपत्र, उसमें ये शर्त जो थी लगाई गई थी, ये कहना है. इसी को लेकर जो है विरोध प्रदर्शन छात्र वहाँ कर रहे थे. 13 दिन से था, आज 13वां दिन है उसका हड़ताल का उसको, लेकिन उन्होंने अपनी भूख हड़ताल वापस नहीं ली है छात्रों ने, अभी वो जारी है. चूँकि सरकार अभी उनकी बाकी मांगों पर कहा है कि हम इस पर विचार करेंगे. मंत्री जी के इस्तीफे की इसीलिए मांग हो रही है. तो अभी अब कहा गया कि हम उनकी जो है कोई नहीं कर सकते, ठोस आश्वासन नहीं दे सकते. तो लेकिन वहाँ आंदोलन चल रहा है, झुकना वहाँ सरकार को पड़ेगा. एक कदम तो पीछे सरकार वहाँ हट गई है. सबसे बड़ी जो एक तरीके से कहा जाए मांग थी वो तो उनको माननी पड़ी है कि वो 30 साल की उम्र सीमा हटा दी गई है. अब जो दूसरी एक और मांग थी, वो दूसरी मांग थी वो जो प्रेगनेंसी का था कि प्रेगनेंसी टेस्ट होता है छात्राओं को आने के लिए, तो उसको लेकर भी जो है चल रहा है. तो ये काफ़ी ज़्यादा बवाल इस तरीके से चल रहे हैं. बिल्कुल.
बिल्कुल वहाँ पर और आंदोलन लेकिन अभी जारी है सरकार की घोषणा के बाद, यानी ऐसा नहीं है कि कह दें कि हम लिखित में जो आश्वासन है वो 2 दिन बाद देंगे जैसे जंतर मंतर पर समाप्त हुआ था। तो आंदोलन वहाँ अभी भी चल रहा है, लेकिन सरकार पीछे आ रही है, बैकफुट पर हट रही है। उसने अपना जो आदेश था वो वापस ले लिया है, लेकिन और जो मांगे हैं उनके लिए वो आंदोलन चल रहा है। तो पुणे के इस जो आदिवासी छात्रों का जो आंदोलन है उसको एक सफलता मिली कि वहाँ पर उस मुद्दे को जब उठाया राहुल गांधी ने, फिर सरकार को उस पर जाकर फैसला लेना पड़ा। उनको लगा कि हाँ ये मांग कितनी ज़रूरी है, अहम है और जेन्युइन है। लेकिन यहाँ आंदोलन जगह जगह चल रहा है, सरकार उस पर घिरी हुई है, लेकिन छात्र जो आंदोलनकारी छात्र हैं उनको दबाने की, उन पर अंकुश लगाने की, उनको रोकने की भी जमकर कोशिश हो रही है। कल जो पटना में हुआ, किस तरीके से वहाँ पानी की बौछारें की गई और उनको लाठीचार्ज भी किया गया, कई छात्रों को चोट भी लगी है। वहाँ पर राज्य तेजस्वी यादव उनसे मिलने गए हैं जो चोटिल छात्र हैं जिनको चोट लगी है, और अभी दिखाया ही हमने कि एक छोटे से बच्चे को वहाँ पर हिरासत में ले लिया गया जो प्रदर्शनकारी छात्रों के साथ आया भी था और लोगों से बात भी कर रहा था कि वो क्यों आया हुआ है। तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा है इन छात्रों से मिलने के बाद, वो भी हम लोग सुनते हैं। तो ये दोनों चीज़ें बिल्कुल पैरेलल दिख रही हैं कि सरकार झुक तो रही है लेकिन आंदोलन को दबाने की भी पुरजोर कोशिश हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल समझिए, आंदोलन को दबाने की पुरजोर कोशिश हो रही है। हर हथकंडा जो है वो आंदोलन को दबाने का अपनाया जा रहा है, लेकिन आंदोलन दब नहीं रहे। जगह जगह आंदोलन हो रहे हैं, जबरदस्त तरीके से आंदोलन हो रहे हैं। अभी तक तो जैन जी केवल सड़कों पर था, अब जैन अल्फा जो है वो भी जगह जगह सड़कों पर उतर रहा है। तो अब ये सरकार के लिए बड़ी मुसीबत हो गई है कि अब वो जैन अल्फा कैसे बने मोदी जी के मंत्री। 75 साल के गिरिराज सिंह जो है वो पैंट शर्ट पहन के जैन जी बनने की कोशिश तो कर रहे हैं। क्या बोल रहे थे कि वो बेबी, हाँ जैन क्या बेबी, न्यू बॉर्न बेबी, वो 74 साल, हाँ 74 साल के जो भी हैं। तो अब ये कैसे जैन जी जो है ये जैन अल्फा बने, तो ये संकट सामने आ रहा है। सवाल ये नहीं है कि आप जैन जी बने या जैन अल्फा बने, जो छात्रों की, युवाओं की और किशोरों की मांगे हैं वो आप ठीक कीजिए, शिक्षा व्यवस्था ठीक कीजिए। आरोप आपके ऊपर यही है कि 12 सालों में आपने शिक्षा व्यवस्था का पूरी तरीके से कवाड़ा कर दिया। तेजस्वी यादव ने ये अस्पताल जाकर जो छात्रों से मिलने के साथ साथ एक ट्वीट भी किया है। उस ट्वीट में क्या लिखा है वो भी हम लोग देख सकते हैं समीर जी। बिल्कुल देखते हैं तेजस्वी यादव ने छात्रों से मिलने के बाद क्या कुछ लिखा है, बताया है। वो लिख रहे हैं कि पटना में लोकतांत्रिक प्रदर्शन के दौरान पुलिस के बर्बर लाठीचार्ज में घायल छात्रों से अस्पताल में मुलाकात की। इमरजेंसी में भर्ती घायलों का घंटों तक उपचार भी नहीं किया गया। देश के सबसे अधिक युवा आबादी वाले सबसे नौजवान प्रदेश में छात्रों और युवाओं का भविष्य मोदी एंड कंपनी द्वारा बेरहमी से रौंदा जा रहा है। अपने हक अधिकार के लिए आवाज़ उठाने वाले प्रदर्शनकारियों पर AK-47 से गोलियां और लाठियां बरसाई जा रही हैं। पुलिस कार्रवाई को लेकर एक्सीडेंटल CM सम्राट चौधरी को तुरंत छात्रों से माफ़ी मांगनी चाहिए, ये लिखा है तेजस्वी यादव ने। और वहाँ छात्रों से मुलाकात की है एक्सीडेंटल चीफ मिनिस्टर सम्राट चौधरी के। सम्राट चौधरी एक्सीडेंटल चीफ मिनिस्टर जो है ये उनको कह रहे हैं सम्राट चौधरी को तेजस्वी यादव। और पटना में जिस तरीके से बराबर लाठीचार्ज किया गया उसमें जाके छात्रों से मिले, वो विजुअल हम लोग फुल स्क्रीन भी देख भी लेंगे कि कैसे तेजस्वी यादव मिले हैं और वहाँ क्या बात कर रहे हैं और उनसे छात्र जो हैं वो क्या कह रहे हैं। लेकिन ये बहुत गंभीर है कि छात्रों का अस्पताल में भी इलाज नहीं किया जा रहा है। तो ये और भी ज़्यादा, आपने पहले छात्रों की पिटाई की और अस्पताल में आप इलाज नहीं कर रहे हैं। तो यानी ये सरकार जो है बीजेपी की डबल इंजन की सरकार जो है ये पूरी तरीके से छात्रों के खिलाफ जो है मैदान में आ गई, ये समझा सकते हैं। बिल्कुल देखते हैं, सुनते हैं क्या कुछ उनसे संवाद हो रहा है जो छात्र हैं जो हॉस्पिटल में हैं उनके साथ तेजस्वी यादव का। क्या हुआ? सर पे लगा है इसको भी? क्या चीज से लगा है? डंडे से लगा है। देखो 4 मेल पुलिस ने हीट किया। फर्स्ट ये निकलने लगा। तो कितना टाका लगा है? 3 टाका लगा। 3 टाका। सर मुझे 3 घंटे के बाद टाका लगा हॉस्पिटल आने के बावजूद। कितना टाइम लगा? इन लोगों को ये भी नहीं पता था कि मेरे शरीर से खून निकल रहा है। ये लोग सलाइन लगा के छोड़ देते। अभी अनाउंस हुआ है कि आप आने वाले हैं, तब से 20 बार पुलिस आई है, ये डॉक्टर आई है जांच करने, और एक महिला डॉक्टर आकर कह रही है कि क्या हुआ, आपको मारपीट करके आई है। हम उसे बोले कि नहीं, हम प्रोटेस्ट करने निकले थे, पुलिस ने हमें मारा। तो कह रहे मारी पीट करके आई है। सर यही लोग नीट पेपर लिख करके डॉक्टर को क्या आते हैं कि आंदोलनकारी के बारे में इस तरह से बातचीत करते हैं।
अभी ठीक लग रहा है पहले से? आपसे ही हुआ था ना बात फोन पे? कितना 13 टाके लगे? टारगेट करके मारा, इनको टारगेट बनाए हुए हैं। लाठी चार्ज वाला तब न सामूहिक मारता। 2-3 लाइन पुलिस था, वो लोग कुछ नहीं किया, पीछे से आकर एकदम सर पे लगे। ब्लडिंग बहुत बहुत सर पे तो डॉक्टर साहब हम डॉक्टर गोपाल हुए सर। इसमें क्या आया है? उसमें नॉर्मल सिटी स्कैन से स्काल्प स्वेलिंग है, केवल स्काल्प जो बोन है ना सर, उसी में चोट लगा है, उसी में स्वेलिंग है अंदर। छात्रों के अंदर बहुत बड़ा डर है इस सरकार को, मजबूती दीजिए या तुम आराम से लेटो पहले, हम चक्कर आएगा ना, दिक्कत है। कोई दिक्कत, कई लड़ाई निकल गया। आराम से लेटो। धन्यवाद। 10 मिनट पहले सफाई हो रहा था सर, बेड का सब कुछ चेंज हो रहा था सर। अभी 10 मिनट पहले का परिस्थिति कुछ और था सर। में आ गए, लगा कि नहीं अब हमको कुछ ना कुछ करना बहुत ढक दिया, देख रहे इतना ढका हुआ है। बिहार का सर स्वास्थ्य मंत्री वैसा ही है तो सर स्वास्थ्य लग जाएगा। तो ये किस तरीके से वहाँ हॉस्पिटल में वहाँ छात्रों का इलाज नहीं हो रहा है और इतना पीटा गया है कि हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ा है छात्रों को। हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ा है। सिर में 13 टाँके आए हैं। जी हाँ, सिर में 13 टाँके, इसका मतलब कि टारगेट करके मारा गया है और ये इसमें आदेश दिए गए होंगे कि सबको लहूलुहान कर दो जी, यही आ रहा है। और वो लड़की जो बता रही है कि वो महिला डॉक्टर आकर बदतमीजी कर रही है कि तुम झगड़ा करके आई होगी, प्रोटेस्ट में नहीं झगड़ा करके आई होगी। तो आप समझिए कि किस तरीके से पूरा सरकारी अमला जो है वो छात्रों के खिलाफ खड़ा हुआ दिखाई पड़ रहा है। यही एक उपलब्धि जो है वो एक्सीडेंटल सीएम सम्राट चौधरी और एक्सीडेंटल पीएम नरेंद्र मोदी की है। यही उपलब्धि समझी जा सकती है। तेजस्वी यादव यही कह रहे हैं जी कि ये एक्सीडेंटल सीएम और एक्सीडेंटल पीएम जो हैं ये यही कर रहे हैं पूरे देश भर के अंदर, यही कर रहे हैं और माफ़ी मांगे, ये लिखा है अपने ट्वीट में तेजस्वी यादव ने। लेकिन ये किस तरीके से कितना गंभीर मामला है कि वहाँ छात्रों को पीटा भी गया है और उसके बाद उनका अस्पताल में इलाज भी नहीं हो रहा है, वहाँ उनको किस तरह से परेशान किया जा रहा है। खैर, इन सब के बावजूद जिस तरीके से जगह जगह छात्र सड़कों पर दिखाई पड़ रहे हैं, उससे ये साफ दिख रहा है कि कोशिशें चाहे जितनी उनको रोकने की जाए, ये कोशिशें कामयाब होने वाली नहीं है। आंदोलन लगातार जारी रहेगा क्योंकि सरकार शिक्षा व्यवस्था को लेकर बहुत ज़्यादा ही घिरी हुई है और शिक्षा ही बाकी सारी चीज़ों की एक तरीके से बेस है। बिना उसके कोई चीज़ कुछ नहीं है। और शिक्षा की मांग को लेकर यहाँ पर कभी निजीकरण किया जाता है, कभी अगर जो परीक्षाएं हो रही हैं पेपर लीक हो रहे हैं, तो बहुत सारे सवाल हैं। अब छात्रों की जो स्कूलों के छात्र हैं वो भी सड़कों पर दिखाई पड़ रहे हैं। अब छत्तीसगढ़ में वहाँ के शिक्षा मंत्री के गृह नगर में ही, उनके जो चुनावी क्षेत्र में ही स्कूलों में क्या हाल है वो दिखाई पड़ रहा है। वहाँ के छात्र सड़कों पर उतरे हैं उन समस्याओं को दिखाने के लिए, बताने के लिए। तो शिक्षा मंत्री के अपने क्षेत्र में अगर ये हाल है तो बाकी पूरे राज्य में क्या कुछ होगा। और इस तरह से देश भर में अलग अलग जगहों पर इस तरह की खबरें लगातार आ रही हैं। बिल्कुल समझिए, पूरे देश भर से इस तरीके की खबरें लगातार आ रही हैं और अपनी हम टीम से कहेंगे थोड़ा आवाज़ बढ़ाएं, क्योंकि कुछ लोग हमारे दर्शक लिख रहे हैं कि आवाज़ कम आ रही है समझिए। लेकिन ये जिस तरीके से हो रहा है देश भर के अंदर, और अब तो जो छत्तीसगढ़ से आया है, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल। भूपेश बघेल जो हैं उन्होंने एक ट्वीट किया है, एक विजुअल जो है वो ट्वीट किया, वो विजुअल भी हम देखेंगे। और जो ट्वीट किया है उस ट्वीट में उन्होंने उस विजुअल के बारे में लिखा भी है, वो भी हम देखेंगे। तो भूपेश बघेल का जो कहना है कि वहाँ जो शिक्षा मंत्री हैं गजेंद्र यादव, उनके क्षेत्र में ही जैन अल्फा जो है वो सड़क पर है। और किस मांग को लेकर सड़क पर है? बहुत छोटी सी मांग है, मतलब बुनियादी समस्याएं जो हैं उनको लेकर है। आप स्कूल बंद कर रहे हैं लगातार, स्कूलों में आप सुविधाएं नहीं दे रहे हैं और उसके बाद बता रहे हैं कि आप विश्वगुरु बन गए हैं। ऐसे ही विश्वगुरु बनेंगे क्या? ये सवाल भी आ रहे हैं समीर। तो पहले हम लोग ये विजुअल देख लेते हैं, ये विजुअल क्या है, और फिर भूपेश बघेल ने जो लिखा है वो भी हम लोग देखते हैं। ये क्या है, इसमें क्या कुछ छात्रों की क्या मांग है, क्यों उनको सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। और ये हाल है, ये जो छात्र हैं ये छत्तीसगढ़ के शिक्षा मंत्री के, उनके अपने जो क्षेत्र है वहाँ के छात्र हैं, वहाँ के स्कूलों के छात्र हैं। 200 बच्चों को बहुत परेशानी होती है। आज तक शौचालय नहीं बना है, लड़की लोगों के लिए 2 खंड बना है। हम लोग स्कूले में ही जाते हैं, बहुत दूर जाना पड़ता है। पूरा झाड़ी जंगल है।
प्राचार्य हम नहीं बोले स्कूल में, उनको नहीं मालूम होगा सर, मैं बता रहा हूँ, वो मैं बता रहा हूँ ना क्या। हाँ ये आ गया सर। इन लोग का बहुत दिन से मांग चल रहा है, 2 साल से मांग चल रहा है और हम लोग पंचायत से प्रस्ताव भी किए हैं, चूँकि 202 बच्चे हैं स्वामी आत्मानंद में इन लोग, हाँ यही वाले में, और बहुत दिन से इनका मांग चल रहा था। चूँकि पंचायत में भी बजट नहीं था तो हम लोग अभी प्रस्ताव किए हैं कि 40-50 हज़ार का हम लोग यूरिन इनके लिए बनाएंगे। लेकिन इन लोग का ये कहना है कि 202 बच्चे हैं तो उतने में यूरिन हमारा नहीं हो पाएगा और ठपरी वाला बनेगा, ढलाई वाला तो बनेगा नहीं। तो इनका मांग है कि वो 4 से 5 लाख रुपए तक का बने, ऐसा करके। तो हम लोग जी राम जी में उनको भेज दिए हम लोग पाटन में, लेकिन अभी तक की स्वीकृति हमको मिला नहीं है। कल मैं उप सरपंच के साथ जिला शिक्षा अधिकारी के पास भी गया था और बताया था कि बच्चे लोग मेरे पास लगातार पंचायत में आ रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी हम लोग को जी राम जी में अभी तक उनको नहीं। 2 साल से लगातार मामला चल रहा है और जनपद पंचायत के मीटिंग में उठ गया, ब्लॉक अधिकारी को मिल गया, सोनपुर में अभी 15 लाख रुपए आवंटन हुआ है। तरफ से दिया है कुछ आवेदन दिया है स्कूल तरफ से, काहे के लिए? सब 2 साल हो गया ना बॉस। सरपंच जी हम लोग सांसद जी को भी दिए हुए हैं। सांसद महोदय को दे चुके, तो ये अभी थोड़ा देर के लिए रहेगा, फिर अपने आप बढ़ जाएगा। एक रास्ता क्लियर कराइए। नहीं एक रास्ता इसमें कानून अपने परिस्थिति सुनो ना, ये तहसीलदार आ रहे हैं फिर हटवा नहीं तहसीलदार आ रहे हैं तब हटेंगे। आप समझो, पहुँच ही रहे होंगे। तहसीलदार से बात करें, जैसे आपको समझाया था वैसे तहसीलदार को भी समझाया। मैं समझ गया जी, मगर इधर पूरा जाम हो रहा है ना, आप पूरा जाम, कोई एम्बुलेंस फंस गया तो कोई मर गया तो एम्बुलेंस। आइए बाप। तो ये वहाँ पर ये छात्र सड़कों पर अपनी मांग उनकी क्या है उसको लेकर उतरे हुए हैं। दिक्कतें हैं, बहुत सारे स्कूलों की तस्वीरें आ रही हैं और उससे परेशान होकर राजस्थान सरकार ने कहा कि स्कूलों की रिपोर्टिंग ही नहीं हो सकती। उत्तर प्रदेश में भी पाबंदियां लगा दी गई हैं और कहा गया है कि FIR दर्ज की जाएगी अगर स्कूलों की रिपोर्टिंग होती है। तो सवाल ये है कि आखिर रिपोर्टिंग में ऐसा क्या निकल कर आएगा कि उससे आपको डर लग रहा है, और अगर डर लग रहा है तो फिर स्कूलों की स्थिति या तो सुधारिए या तो फिर आप घोषणा करके बंद कर दीजिए कि हम नहीं चला सकते हैं, सब प्राइवेट निजी क्षेत्रों में ही अब स्कूल चलेंगे, ये कर दीजिए। लेकिन अगर वो सरकारी पैसे से चल रहा है, टैक्स पेयर्स के पैसे से चल रहा है, तो सही चल रहा है या नहीं ये जानने का जनता को अधिकार है और मीडिया उसको दिखाएगा। बिल्कुल समझिए, जनता को जानने का हक है। और वो जो RTI आया था तो वो एक बड़ा उसका स्लोगन आया था, मेरी माँ को क्या जानने का अधिकार है। तो ये जानने का अधिकार जो है ये है जनता को जानने का अधिकार, लोकतंत्र में खास तौर से जानने का अधिकार है। सरकार को पारदर्शी होना चाहिए। दूसरा सवाल ये है कि प्राइवेटाइजेशन आप क्यों करेंगे स्कूलों का? प्राइवेट स्कूलों को आप बढ़ावा क्यों दे रहे हैं? प्राइवेट स्कूलों में तो और भी ज़्यादा शोषण है, फीस भी लेते हैं तब भी नहीं पढ़ाते हैं। नहीं पढ़ाते हैं, बिल्कुल। तो यहाँ कुछ भी नहीं कर सकते। DM तक का आदेश नहीं मानते हैं और लगातार फीस बढ़ा देते हैं। तो ये आप सरकारी स्कूलों की व्यवस्था ठीक कीजिए, सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार अपनी जिम्मेदारी से क्यों भागती है? शिक्षा मंत्री की नहीं मानते अमलेंदु जी। मुझे याद है डिप्टी CM थे डॉक्टर दिनेश शर्मा और उन्होंने कहा किताबें नहीं हर साल बदली जाएंगी, और जिस साल वो ये कह रहे थे उसी साल बदल दी स्कूलों ने। उनको कहा भी, उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में लोगों ने कहा कि हम लोग तो बदली हुई किताबें खरीद कर आ रहे हैं, आप क्या आदेश दे रहे हैं? वो है समीर जी। और वो जो लखनऊ का एक बड़ा मशहूर है वो सिटी मॉन्टेसरी स्कूल जो कहलाता है जगदीश गांधी वाला, वहाँ RT से जो बच्चों की परीक्षा होती है, जो थी शिक्षा का अधिकार जो था उसके तहत प्रवेश वो नहीं होता और नहीं मानते, वो कुछ नहीं कर पा रही सरकार कि गरीबों को मुफ्त में देंगे, तो नहीं कर पा रही। तो इसी को लेकर भूपेश बघेल ने जो ये विजुअल पोस्ट करते हुए लिखा है वो भी आप बता सकते हैं। भूपेश, देखते हैं क्या लिख रहे हैं भूपेश बघेल। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। इन बच्चों के इस आंदोलन की तस्वीरों को ट्वीट करते हुए लिख रहे हैं कि सड़क पर जेन अल्फा। विष्णु के कथित सुशासन में शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव के गृह जिले में स्कूल के बच्चे शौचालय जैसी बुनियादी सुविधा के लिए चक्का जाम करने को मजबूर हैं। दुर्ग के सेलूद में स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय के छात्र छात्राओं ने पर्याप्त शौचालय की मांग को लेकर दुर्ग पाटन मुख्य मार्ग पर चक्का जाम किया। जेन अल्फा विद्यार्थियों का कहना है कि सांसद से लेकर शिक्षा मंत्री तक अपनी समस्या पहुंचाने के बावजूद उन्हें सिर्फ आश्वासन मिले, समाधान नहीं। ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे बच्चों को स्कूल में शौचालय जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए सड़क पर उतरना पड़ रहा है। स्वामी सरकार को बच्चों की आवाज़ सुननी चाहिए और आश्वासन नहीं, तुरंत स्थायी समाधान देना चाहिए। स्वामी आत्मानंद स्कूलों को शानदार शिक्षा की जिस मंशा से हमने शुरू किया था उसे बरकरार रखना चाहिए। अब ये स्वामी
आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय है। उत्कृष्ट विद्यालय का ये हाल है कि वहाँ पर शौचालय नहीं है, टॉयलेट नहीं है, तो फिर जो सामान्य विद्यालय है उनका क्या हाल होगा अभी अपने आप समझ में आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल समझ लीजिए, ये सामान्य जो है इसको साफ तौर पर समझ में आता है कि ये किस तरीके से वहाँ स्थितियाँ होती जा रही हैं। और ये बड़े अच्छे स्कूल चलाए गए थे, भूपेश बघेल की सरकार में ही शुरू किए गए थे और बहुत अच्छे स्कूल उस समय कहे जाते थे, नवोदय विद्यालयों की तर्ज पर ये वहाँ स्कूल चलाए थे। अब उनकी दुर्दशा जो है वो साल भर के अंदर ही किस तरीके से कर दी गई, साल या 2 साल हो गए, हाँ मतलब कर दी गई है इन स्कूलों की दुर्दशा, ये समझ में आ रहा है। और ये जैन अल्फा जो है ये अब सड़क जाम करने को मजबूर हो रहा है। तो यानी कह भी रहे हैं कि हम सांसद से लेके मंत्री तक सबसे शिकायत कर चुके हैं। सांसद से लेके शिक्षा मंत्री तक वही के, और शिक्षा मंत्री के जिले में ही ये आत्मानंद स्कूल के दुर्दशा है। बाकी जिलों में क्या होगा वो आप समझ सकते हैं क्या होगा। तो ये बीजेपी सरकारों का शिक्षा के प्रति रवैया जो है वो साफ तौर पर समझ में आ रहा है समीर, इस तरीके से। बिल्कुल ये चीजें दिखाई पड़ रही हैं, लेकिन यहाँ पर छात्र आंदोलन अपने अधिकारों को लेकर, सरकार की खामियों को लेकर सड़कों पर हैं, आंदोलन कर रहे हैं। सरकार बैकफुट पर भी आ रही है, लेकिन जो शिक्षा की एक व्यापक जो नीति है उस नीति को लेकर अब सरकार घिरी हुई है कि आखिर किस तरफ किधर ले जा रही है देश की शिक्षा व्यवस्था को। बहुत सारे सवाल हैं जिनको लेकर ये आंदोलन हम लोग देख रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच सरकार की अपनी जो प्राथमिकताएं हैं वो और भी ज़्यादा हैरान करने वाली हैं। ऐसा लगता है कि सरकार की प्राथमिकता सिर्फ और सिर्फ सत्ता में बने रहना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। और अपने हिसाब से सदन चलाना है, सरकार चलाना है, देश चलाना है। उससे किसी का नुकसान हो, फायदा हो, कोई उससे उसको कोई वास्ता नहीं है, कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ सरकार चलाने के लिए जब 2024 के लोकसभा इलेक्शन में बहुमत नहीं मिला तो उस बहुमत अल्पमत की भी सरकार बनाने को तैयार हो गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और बनाई सरकार उन्होंने। अब उनको लग रहा है कि दूसरी पार्टियों को तोड़कर अपने सांसदों की संख्या या एनडीए के सांसदों की संख्या बढ़ाई जाए, ताकि ऐसे विधेयक भी हम पारित करवा लें जिसके लिए 2/3 बहुमत की ज़रूरत पड़ती है। तृणमूल कांग्रेस को एक तरीके से तोड़ दिया गया, उसके सांसदों को अलग कर दिया गया, लेकिन वो सांसद बीजेपी के काम नहीं आ पा रहे हैं। पर अब इस जंतर मंतर आंदोलन के बाद अमलेंदु जी, जिस तरह से पूरी व्यवस्था में बहुत सारे परिवर्तन और बदलाव दिखाई पड़ रहे हैं, उसका असर सुप्रीम कोर्ट के फैसलों और आदेशों पर भी दिख रहा है। ये मामला कल गया सुप्रीम कोर्ट में, हम लोगों ने इसकी चर्चा की थी। सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद अब लोकसभा के सचिवालय ने नोटिस जारी किया है इन सांसदों को भी। जी बिल्कुल समीर जी, 20 सांसदों को लोकसभा स्पीकर की तरफ से लोकसभा इसका जो सचिवालय है उसने इन सांसदों को नोटिस इशू किया है। कल ये मामला जब पहुंचा, कल्याण बनर्जी ने इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में उठाया था और उन्होंने कहा था कि स्पीकर को इसको नोटिस इशू किया जाए। स्पीकर को नोटिस का नाम सुनते ही बुरी तरीके से सरकार घबरा गई और एसजी तुषार मेहता थे, उन्होंने कहा कि साहब आप स्पीकर को नोटिस इशू मत कीजिए और ये हम जो मतलब इस पर कार्रवाई होगी, अब 1 हफ्ते में हम आएंगे, आपको बताएंगे इस पर आगे कार्रवाई क्या हो रही है। अभी तक कोई इस पर कार्रवाई नहीं की जा रही थी। इस पर जस्टिस जयमाल्या बागची ने कहा कि ये मसला ये नहीं है कि स्पीकर जो है वो नोटिस इशू कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये नोटिस इशू करने का मसला ही नहीं है। सवाल ये कि इस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, कितना समय आपको कार्रवाई के लिए चाहिए। और यही मांग थी कि भाई स्पीकर इस पर कुछ कार्रवाई कर ही नहीं रहे। अब जाहिर सी बात है कि 7 दिन अब जो है इस नोटिस इशू किया गया है और नोटिस में 7 दिनों में इन 20 सांसदों से जवाब मांगा गया है। उनका जवाब आ जाएगा 20 सांसदों का, तब उस पर कार्रवाई होगी। अब कार्रवाई क्या होगी वो देखना होगा। अब यानी कार्रवाई जो भी होगी वो कार्रवाई के बाद फिर मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचेगा और इनकी सदस्यता रद्द होगी 20 की, ये पक्का है। इसलिए कि चूंकि संविधान जो है वो इसके मामले में स्पष्ट है कि कोई पार्टी जो है संसदीय दल उसका विलय नहीं हो सकता, ये बहुत स्पष्ट है। मान लीजिए कि अगर अभी तो जैसे 20 सांसद चले गए टीएमसी के एनसीपीआई में, अगर सांसद होते ही नहीं तो काय का विलय होता? बिल्कुल। अगर सांसद होते ही नहीं, एक भी सांसद नहीं होता तो टीएमसी के कौन से संसदीय दल का विलय होता? हो जाता उसमें। तो इसी विलय भी कहाँ हो रहा है जिसका सांसद तो छोड़िए, जिसका वोट ही नहीं है कोई, जिसका मतलब कोई नाम ही नहीं सुना हुआ है, मतलब उसने नाम सुना हुआ छोड़ दीजिए। तमाम ऐसी पार्टियां जिनके नाम नहीं सुनते हैं, जय गुरुदेव की दूरदर्शी पार्टी है, नाम नहीं सुनते। अब ऐसे ही लग रहा है कि ऐसी पार्टियां शायद इसीलिए बनाई गई हो या बनवाई गई हो ना, जैसे उसमें होता है शेल कंपनियां बनाई जाती हैं। यानी वोट मिले हैं 800, सांसद मिल गए 20। तो इतना गजब तमाशा तो भारत में ही हो सकता है मोदी जी के राज में।
ये भी 70 सालों में पहली बार मोदी जी करके दिखा रहे हैं। लोकतंत्र का तमाशा कैसे बनाया जा सकता है वो बनाकर दिखा रहे हैं मोदी जी। तो ये जाके वहाँ इनकी सदस्यता रद्द होनी ही है, ये साफ समझ में आ रहा है। और सरकार ये चाहती थी कि किसी तरीके से इसको डिले किया जाए ताकि उसको जो अपने कानून पास कराने हैं वो पास कराया जा सके इनके मदद से। लेकिन अब ये मामला फंसता हुआ दिखाई पड़ रहा है। बिल्कुल दिखाई पड़ रहा है। और इसको लेकर जो तृणमूल कांग्रेस की सांसद हैं, राज्यसभा सदस्य हैं सागरिका घोष, उन्होंने क्या कुछ कहा है वो भी हम सुनते हैं। लेकिन ये अब सरकार के लिए एक के बाद एक कई उसकी जो कोशिशें हैं तमाम तरह की वो अब नाकाम होती दिखाई पड़ रही हैं। आज हम एक अखबार में अमलेंदु जी बीजेपी के जो बड़े वरिष्ठ नेता रहे हैं पिछले काफ़ी समय से 2014 के बाद से मार्गदर्शक मंडल में डाल दिए गए हैं, मानव संसाधन विकास मंत्री यानी शिक्षा मंत्री रहे हैं मुरली मनोहर जोशी, उनका इंटरव्यू हमने देखा है। आज हम पूरा तो पढ़ नहीं पाए, लेकिन जो हेडिंग थी उसमें था उनका ये कहना है कि देश में जो नियुक्तियां हो रही हैं यानी यूनिवर्सिटीज़ में और कॉलेजेस में, वहाँ तक जो है वो रिश्वतखोरी हो रही है, पैसे देकर लोग हो रहे हैं। तो ऐसे में तो पेपर लीक और इस तरह की घटनाएं होंगी। जब लोग पैसे देकर नौकरियां पा रहे हैं तो बाकी और लोगों का हाल जिनके पास पैसे नहीं है उनका कुछ हो ही नहीं सकता। और भी बहुत सारी बातें उन्होंने कही है कि बदलाव होना चाहिए, लेकिन पिछली सरकारों की सारी चीज़ों को इसलिए नहीं पलट देना चाहिए कि ये पिछली सरकार ने किया है। अपना भी उन्होंने उदाहरण बहुत सारा दिया। तो यह अब बीजेपी के भीतर भी इन सारी चीज़ों को लेकर ज़बरदस्त रोष है। एक बार सुन लेते हैं पहले सागरिका घोष क्या कह रही हैं, उसके बाद फिर और बातें करते हैं। और भी कुछ खबरें हैं जिन पर हम लोग चर्चा करते हैं। What has happened today is a breakthrough. It is very significant. It is very important that after 2 months, the Speaker's office has finally acted and has finally sent a notice to the 20 traitors who, having won on a particular symbol, have now joined another party. These traitors, these 20 traitors, are in violation of the Constitution. They are in violation of the law. They have betrayed the mandate of the people. They have betrayed the voter. They have betrayed democracy. They have betrayed the Constitution. Under the 10th schedule, they attract immediate disqualification because the 10th schedule is very clear. MPs cannot merge. तो कह रही हैं सागरिका घोष की आज जो हुआ है वो एक बड़ी कामयाबी है। ये बहुत अहम और ज़रूरी है कि 2 महीने बाद स्पीकर के ऑफिस ने आखिरकार कार्रवाई की है और उन 20 गद्दारों को नोटिस भेजा है जो एक खास चुनाव चिन्ह पर जीतने के बाद अब दूसरी पार्टी में शामिल हो गए हैं। ये 20 गद्दार संविधान और कानून का उल्लंघन कर रहे हैं। उन्होंने जनता के जनादेश, लोकतंत्र और संविधान के साथ धोखा किया है। 10वीं अनुसूची के तहत उन्हें तुरंत अयोग्य ठहराया जाना चाहिए क्योंकि 10वीं अनुसूची बहुत साफ कहती है कि सांसद विलय नहीं कर सकते बल्कि सिर्फ पार्टियां ही विलय कर सकती हैं। ये 20 सांसद, ये 20 गद्दार तुरंत अयोग्य ठहराए जाने के लायक हैं। ये बहुत अहम बात है कि अयोग्यता की जो याचिका हमने जून में दायर की थी उस पर स्पीकर के ऑफिस को कार्रवाई करने में 2 महीने लग गए। स्पीकर के ऑफिस ने तब कार्रवाई की जब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में निर्देश दिए और अभिषेक बनर्जी सुप्रीम कोर्ट गए। अब हम मांग करते हैं कि इन 20 गद्दारों को अयोग्य ठहराया जाना चाहिए। यानी ये एंटी डिफेक्शन लॉ की बात कर रही है, जो दल बदल कानून है, साफ तौर पर उस कानून का उल्लंघन हुआ है, लेकिन 2 महीने से उस पर स्पीकर के दफ्तर ने कोई कार्रवाई नहीं की। उनको कोशिश जो भी रही हो, जो भी चाह रहे हो कि इसको कैसे किया जाए, लेकिन ये अयोग्य ठहराया जाए, इसके लिए एप्लीकेशन वहाँ पर तृणमूल कांग्रेस की ओर से दिया गया है। अब सुप्रीम कोर्ट ने जब इस पर सख्त एक तरीके से एक्शन लिया, तल्ख टिप्पणी की, तो तुरंत कहे कि नहीं हम तुरंत ले रहे हैं। और देखिए अगले दिन नोटिस भेज दिया गया। देखिए कल ही जो है सुप्रीम कोर्ट में गया और आज ही ले लिया गया नोटिस। तो चूंकि सुप्रीम कोर्ट से अगर नोटिस इशू होता स्पीकर के लिए तो फिर आगे कई दिक्कतें स्पीकर साहब के लिए खड़ी हो जाती और आगे फिर मतलब इस पर जो फैसला आता, अब सुप्रीम कोर्ट पूरी आंख तो बंद नहीं कर सकता ना। जिंदा मक्खी तो नहीं निकल सकता, मरी हुई मक्खी तो निकल भी ले भाई, थोड़ी बहुत सरकार की मदद कर दी जाए। लेकिन आप पूरी तरीके से ही संविधान का उल्लंघन करने लग जाएंगे और कानून का उल्लंघन करने लग जाएंगे तो कहाँ तक सुप्रीम कोर्ट भी बर्दाश्त करेगा। भाई कोई स्वयं सेवक भी बैठा हुआ तो वो भी उसके कानून के दायरे के बाहर जाकर काम नहीं कर पाएगा। तो वैसे ही जो इस समय न्यायपालिका को लेकर बहुत सारे सवाल उठने शुरू हो गए हैं कि ये भाजपा के जो ये भी क्या अनुषंगिक संगठन होते चले जा रहे हैं, जिस तरह की बातें आती हैं उसको लेकर। अभी वो मामला पहुंचा ही सुप्रीम कोर्ट ने जो जनता मंतर की जो जांच करने के लिए कमेटी बनाई, उस कमेटी को लेकर जो है सवाल उठ गए कि कमेटी जो है भाजपा का अनुषंगिक संगठन बना दिया गया है क्या।
ये सवाल उठे, तो वहाँ भी इसके लिए याचिका, तो यानी सुप्रीम कोर्ट पर भी इस समय निगाहें लोगों की टिकी हुई हैं। सुप्रीम कोर्ट भी लगातार सवालों के घेरे में है। तो इसीलिए कल जो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सख्त टिप्पणी की कि सवाल ये स्पीकर को नोटिस इशू करने का सवाल नहीं, सवाल ये है कि अब तक इस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई। दो महीना हो गया, मानसून सत्र पूरा निकल गया और आपने इसके अभी तक कार्रवाई नहीं की और अलग बैठने की व्यवस्था कर दी उनके अलग बैठने की व्यवस्था। अच्छा, अब मानसून सत्र भी निकल गया और सत्र में कुछ काम भी नहीं हुआ। भाई कुछ काम हुआ होता, चलिए आप बिजी भी थे, आप कोई काम नहीं हुआ और आपने इन पर कोई फैसला भी नहीं किया। अच्छा, उनमें से एक जो थी वो उस पर भी बैठाई गई थी, आसंदी पे बैठाई गई, तो उसको भी लेकर खूब बवाल हुआ। तो ये सब सामने आया, तो यहाँ ये घबराहट इनकी सामने दिखाई पड़ी और यही कह रही है सागर का घोष कि इन गद्दारों की सस्ता रद्द हो। लेकिन इन गद्दारों की तो सस्ता रद्द होगी समीर जी। पुणे में राहुल गांधी ने कार्यक्रम किया, छात्रों की गूंज और आरएसएस पर सीधा हमला किया। लेकिन आरएसएस पर हमला जो है वो हो रहा है अमेरिका में भी। मोहन भागवत जा रहे हैं अमेरिका और 29 अगस्त को उनका वहाँ एक कार्यक्रम है न्यूयॉर्क में शायद। वहाँ की एक जो संस्था है धार्मिक स्वतंत्रता आयोग, हालांकि वो सरकार नहीं है, सरकार की संस्था है, उसने मोहन भागवत के खिलाफ टिप्पणी की है और सरकार से वहाँ कहा है कि आप इनको राजकीय जो अतिथि का दर्जा होता है वो इनको नहीं दें और नरेंद्र मोदी से भी आप अपने संबंध तोड़ें, ये उसका कहना है। चूँकि आरएसएस जो है वो सांप्रदायिक विद्वेष फैलाता है, इस तरीके के उन्होंने आरोप लगाए। लेकिन न्यूयॉर्क के मेयर जो है जोहरान ममदानी, उन्होंने काफ़ी कुछ सख्त टिप्पणियाँ मोहन भागवत और आरएसएस को लेकर की हैं। इसको लेकर भारत के अंदर भी राजनीति काफ़ी ज़्यादा गर्म है। पवन खेड़ा हैं जो राज्यसभा सांसद हैं कांग्रेस के और कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, वो क्या कह रहे हैं जोरान ममदानी के बयान पर, वो हम लोग सुन लेते हैं। बिल्कुल, तो वहाँ पर मोहन भागवत के कार्यक्रम का विरोध हो रहा है और वहाँ के मेयर ने भी बहुत सारे सवाल उठाए हैं, तो उस पर जाहिर सी बात है कि यहाँ होंगी प्रतिक्रियाएं होंगी। पवन खेड़ा को सुनते हैं, क्या कह रहे हैं। न्यूयॉर्क के मेयर हैं ममदानी, वो विरोध कर रहे हैं, कुछ मायने नहीं रखता, वो वहाँ का विरोध वो लोग जाने। मोहन भागवत कोई मायने नहीं रखते। पैलेट गन्स किसने चलवाई उसका जवाब मोहन भागवत दे दें, हमें कोई दिक्कत नहीं है, ले लेंगे जवाब। अच्छा, जो कीर्ति सोमन जो एक्ट्रेस हैं उनको लेके राहुल गांधी ने सपोर्ट किया था, अब जो कंपनी है वो अपना जो एड है वो पीछे ले लिया। जिस पर जो दबाव है वो जाने, कंपनी जवाब दे, कोई और जवाब दे, सवाल एक ही है, पैलेट गन्स का आदेश किसने दिया था। ये असदुद्दीन ओवैसी का भी बयान आया हिजाब पहनने को लेकर। ये सब डाइवर्जन्स हैं भाई साहब, ये सब डिस्ट्रैक्शंस हैं। पैलेट गन्स का जवाब कौन देगा ये बता, आप बता दीजिए कौन देगा। हम तो पूछने वालों में से, हम विपक्ष में कोई हमने चलाए जो आप उनसे बोल रहे हैं। उस मामले में एफआईआर जवाब मिलेगा क्या, कब मिलेगा ये बता दीजिए। अभी तक 1.5 महीना हो गया, गृह मंत्री को मालूम नहीं कि किसके आदेश से पैलेट गन चली थी। तो वहाँ उनके कार्यक्रम को लेकर सवाल उठ रहे हैं। हालांकि पवन खेड़ा कह रहे हैं कि भाई उनका क्या मतलब है, वो तो एक नॉन रजिस्टर्ड संस्था के प्रमुख है। अब कहाँ उनका कहीं विरोध हो रहा है ना हो रहा, ये वो जाने। उससे कोई देश की इज्जत, देश की प्रतिष्ठा पे थोड़ी सवाल उठ रहा है। हाँ बिल्कुल नहीं, और जो देश में ही जब वो रजिस्टर्ड नहीं है। अब ठीक इसी तरीके से जैसे NSCN को समझ लीजिए, वो भी रजिस्टर्ड नहीं है, ये भी रजिस्टर्ड नहीं है, तो किसी भी कैटेगरी में रखा जा सकता है। यहाँ उनको चाहे जो सम्मान मिल रहा है, बाहर तो सम्मान उसी से मिलेगा कि आप काम क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सीधी सी बात है। अब बाहर जाकर मोहन भागवत मदर टेरेसा तो नहीं हो जाएंगे, भाई मोहन भागवत को बाहर जाकर मदर टेरेसा का सम्मान तो नहीं मिलेगा। लेकिन जो जोहरान ममदानी ने तल्ख टिप्पणी की है, उसको लेकर शिवसेना UBT के नेता हैं आनंद दुबे, वो भी क्या कह रहे हैं उसको भी सुनते हैं। बिल्कुल, आनंद दुबे हैं, शिवसेना के प्रवक्ता हैं, शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के आनंद दुबे, वो क्या कह रहे हैं, सुन लेते हैं उनको। अब जोरान ममदानी हमारे देश के कोई नेता गए हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 21 देश के करोड़ों लोगों के आस्था का विषय है, लोग उसमें विश्वास करते हैं। हमारे भी बहुत अच्छे संबंध उस संगठन से रहे हैं। तो अगर मोहन भागवत जी अमेरिका गए हैं या विदेश की धरती पर गए हैं और वहाँ पर कोई अगर उनका विरोध कर रहा है, तो हमें लगता है कि विरोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपके भी लोग हमारे देश में आते हैं, तो हम तो कभी विरोध नहीं करते। आपके भी बहुत बड़े बड़े नेता, कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट विदेशों से, यूरोप से या अलग कंट्री से आते हैं, तो हम तो कभी विरोध नहीं करते। तो हमें लगता है कि इन लोगों को ये सब नहीं करना चाहिए, और इसमें कोई ऐसी बात भी नहीं है कि एक नेता दूसरे देश से दूसरे देश नहीं जा सकता। तो ये ममदानी हो या जो भी हो, उनको ये समझना चाहिए कि
तो ये यहाँ पर उस पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के अमेरिका में न्यूयॉर्क में कार्यक्रम को लेकर ये सवाल उठ रहे हैं, वहाँ विरोध हो रहा है, तो उसकी प्रतिक्रियाएं यहाँ पर हो रही हैं। महाराष्ट्र में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं नाना पटोले, क्या कह रहे हैं उनको भी सुन लेते हैं। बिल्कुल, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जो संस्था महाराष्ट्र में रजिस्टर नहीं, देश में रजिस्टर्ड नहीं, वो संस्था एनजीओ बन के पूरे देश में काम कर रही है। दुनिया के 36 देशों में उनकी बैंक में अकाउंट है। वो पैसा कहाँ का है, क्या है, किस काम के लिए यूज़ किया जाता है, उसका कोई ऑडिट नहीं है। और इसलिए न्यूयॉर्क में हो या अमेरिका के पूरे एरिया में हो, इनको उन लोगों ने तो ऑलरेडी आतंकवादी संगठन डिक्लेयर कर चुके हैं। लेकिन अब मोहन भागवत जी विरोध होने के बाद भी वहाँ क्यों गए, ये एक संशोधन का हिस्सा बन चुका है। एमपीएससी का जो ड्रग इंस्पेक्टर का परीक्षा थी वो अब कैंसिल कर दी गई है, उसमें कई तरह की खामियां ये आरोप है। देखो, हमने शुरुआत में भी कहा था कि ऑनलाइन आप एमपीएससी की एग्ज़ाम ना लो, ऑफलाइन ही लिए जाए। लेकिन सरकार क्यों ऐसे नए नए आयाम लाती है जिससे बच्चों का नुकसान किया जाता है, फिर वही बच्चे ओवरेज हो जाते हैं। ओवरेज होने के बाद उनकी ज़िंदगी से क्यों खिलवाड़ सरकार करती है, मुझे पता नहीं। लेकिन जिस तरह से सरकार पॉलिसी बनाते समय में उसकी जो पारदर्शिता रखना चाहिए वो रखती नहीं है। इसका मतलब ही यह है कि सरकार युवा पीढ़ी के साथ, बच्चों के साथ, उनकी जिंदगी के साथ खेल रही है, ये इसमें से स्पष्ट होता है। अनंत अंबानींना लालबाग राजा मंडळाने सल्लागार म्हणून नेमलाय, मनसेने त्याला आक्षेप। तो ये वहाँ पर उनके कार्यक्रम का कह रहे हैं, वो जा ही क्यों रहे हैं, अब वहाँ जा रहे हैं लेकिन वहाँ विरोध हो रहा है, पर उस विरोध की वजह से यहाँ पर तमाम प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। लेकिन एक सवाल यही है कि यहाँ पर जब आपकी संस्था पर बार बार सवाल उठते हैं कि गैर पंजीकृत संस्था है, तो आखिर उसका पंजीकरण क्यों नहीं है। बहुत सारे सवाल उठते हैं कि कहाँ से फंडिंग हो रही है। अभी प्रियांक खरगे तो बहुत हमलावर थे और कह भी रहे हैं कि हम तो अब कानून बनाने जा रहे हैं राज्य में कि इस तरह की संस्थाओं को अपनी गतिविधियां संचालित करने की अनुमति ही ना मिले किसी भी तरीके से। बिल्कुल, और ये बिल्कुल सही बात है। पंजीकरण क्यों नहीं कराना चाहते, डर किस बात का है मोहन भागवत को आरएसएस का पंजीकरण करा लेंगे। तो ये अब आरएसएस के खिलाफ भी चीज़ें उठना शुरू हो गई हैं। हालांकि राहुल गांधी का कहना है कि हम जो है उनका विचार है तो उसकी भी हम रक्षा करेंगे, विचार सबके अपने होते हैं। और ये तो बात सही है समझिए। देखिए, विचार एक बार आ गया तो विचार फिर मरता नहीं है। प्रतिबंधों के बावजूद विचार नहीं मरता है। उनकी गतिविधियां रुक सकती हैं, उनकी जो गैर कानूनी गतिविधियां हैं उन पर रोक लग सकती है, लेकिन विचार नहीं मरा करता है। तो विचार एक बार आ जाता है, और सांप्रदायिकता एक विचार है, धर्मनिरपेक्षता भी एक विचार है। तो विचारों का संघर्ष जारी रहेगा जब तक दुनिया है, तब तक सांप्रदायिकता और धर्मनिरपेक्षता दोनों के बीच संघर्ष जारी रहेगा। कभी कोई जीतेगा, कभी कोई जीतेगा। ये है तो विचार है, तो विचार रहेगा। इसलिए लेकिन ये जो कर रहे हैं आरएसएस जो कर रहा है, उनको अपनी गतिविधियां करने के लिए जो है अपना कराना चाहिए रजिस्ट्रेशन। और जैसे नाना पटोले कह रहे हैं कि भाई 36 देशों में उनके बैंक खाते हैं, तो जब बैंक खाते हैं तो ये बैंक खाते कैसे संचालित हो रहे हैं, इसका क्या लेन देन है, क्या यहाँ से हवाला के जरिए कुछ होता है, क्या आरएसएस ये काम भी करता है, क्या मनी लॉन्ड्रिंग भी करता है, क्या। बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं विपक्ष की तरफ से। बिल्कुल, विपक्ष की तरफ से बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। और इधर यहाँ छात्रों का आंदोलन चल ही रहा है। जंतर मंतर पर आंदोलन समाप्त हुआ, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हुआ, लेकिन जो उनके साथ कॉकरोच जनता पार्टी के लोगों के साथ जो सरकार ने वादे किए थे, उनका ये कहना है उन वादों को अब तक पूरा नहीं किया गया। एक ट्वीट भी किया है कॉकरोच जनता पार्टी ने भी थोड़ी देर पहले, और उसमें वो लिख रहे हैं कि सब याद रखा जाएगा। 1 महीने पहले 25 जुलाई को हमने ये भरोसा मिलने के बाद कि चारों मांगे पूरी हो जाएंगी, प्रोटेस्ट खत्म कर दिया था। 3 अभी भी बाकी हैं। स्टूडेंट्स के परिवारों के लिए मुआवजा, स्टूडेंट प्रोटेस्टर्स के खिलाफ FIR वापस लेना और कोई एक्शन न लेना, RAF और दिल्ली पुलिस माफ़ी मांगे, ब्लैक मंडे रिकॉर्ड में लाठियों, आंसू गैस और पैलेट गन से लेकर बिना बैज वाले लोगों द्वारा प्रोटेस्टर्स पर हमलों तक की कार्रवाई का डॉक्यूमेंट है। इसमें जवाबदेही की हमारी मांग के केंद्र में 11 ऐसे सवाल भी हैं जिनका जवाब नहीं मिला। हर गुजरते दिन के साथ इन सवालों को नज़रअंदाज करना मुश्किल होता जा रहा है और जवाबों की मांग और मजबूत होती जा रही है। ये आर्काइव आपको उन डरावने पलों को फिर से जीने का मौका देता है। तो ये 1 महीने बाद भी नहीं कोई कार्रवाई होगी। अभी एक कुछ रिपोर्ट्स ऐसी आई हैं
कि जो पीड़ित है, मुआवजे की मांग जो 22 छात्र थे, नीट के छात्र जिन्होंने अपनी जान दे दी थी, उनके परिजनों का कहना है कि ना तो सरकार ने उनकी कोई सुध ली है और ना ही कॉकरोच जनता पार्टी के लोगों ने कोई सुध ली है। अब इनके ऊपर भी आरोप ये लग रहे हैं। हाँ, आरोप तो तमाम लग रहे हैं समीर जी, और सुध लेनी चाहिए। अभी ठीक है, इन्होंने कहा है कि सब याद रखा जाएगा, तो याद बहुत कुछ रखा जाएगा। और जाहिर सी बात है कि 20 जुलाई को जो सरकार ने किया, अमित शाह जी की पुलिस ने जो किया, और जिसका कह रहे हैं पवन खेड़ा कि मोहन भागवत जाने और जुरान ममदानी की जुरान ममदानी जाने, लेकिन पैलेट गन किसने चलाई और गोली किसने चलाई, इसका जवाब हमको दे दो। अमित शाह ही आकर हमको इसका जवाब दे दे। तो ये वो मांग समीर जी एक तरीके से कर रहे हैं। लेकिन ये एक जो हम लोग बात कर रहे थे समीर जी भी जैन अल्फा की, किस तरीके से छत्तीसगढ़ में, ये छत्तीसगढ़ में नहीं, मध्य प्रदेश में भी जैन अल्फा सड़क पर है। और कांग्रेस ने जो है एक ट्वीट किया है, वो हम लोग देख सकते हैं। ये कांग्रेस का ट्वीट जो है कि यहाँ भी छात्र सड़कों के लिए जैन अल्फा यानी बच्चे, स्कूलों के बच्चे वो उतरे हुए हैं सड़कों पर। और कांग्रेस ने लिखा है कि सीएम अंकल रोड बनाओ, कीचड़ में सनकर स्कूल जाने को मजबूर ये बच्चे सरकार और प्रशासन से सड़क बनवाने की मांग कर रहे हैं। वीडियो बिहार के बांका का है, जहां बच्चे कह रहे हैं रोड ना होने से उन्हें स्कूल जाने में दिक्कत होती है, कीचड़ के कारण स्कूल यूनिफॉर्म खराब हो जाती है, कीचड़ के कारण स्कूल में टीचर ही नहीं आते हैं। लोगों ने बताया कि सड़क के नाम पर लाखों रुपए डकार लिए गए, लेकिन सड़क नहीं बनवाई गई। पूरे देश में जैन अल्फा बदहाल सिस्टम के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं, नारे लगा रहे हैं, अपनी मांग को लेकर सड़क पर उतर रहे हैं। लेकिन करप्शन में गले तक डूबी बीजेपी सरकार को रत्ती भर फर्क नहीं पड़ रहा, शर्म आनी चाहिए। तस्वीर भी दी है, कीचड़ में सने जा रहे हैं, वो तस्वीर किसी दूसरे मीडिया हाउस की वो तस्वीर है, वो हम नहीं दिखा सकते हैं। लेकिन ये तस्वीरें लगातार आ रही हैं कि कैसे जी समीर जी, ये तो शर्म निरपेक्ष सरकार है ना। वही तो अब वो ये कह रहे हैं कि शर्म आनी चाहिए। क्यों आएगी शर्म जब शर्म निरपेक्ष है? शर्म तो आएगी नहीं। निर्लज्जता कूट कूट कर भरी हुई है। 100 साल तक निर्लज्जता ही सीखी है, कैसे निर्लज्ज बने रहना है, तो वो निर्लज्जता है। लेकिन ये तो बताया गया था कि नीतीश कुमार ने बड़ा विकास कर दिया है और मोदी जी ने देश का बहुत विकास कर दिया है। कह रहे हैं वहाँ सड़क बनाने के पैसे भी रिलीज हुए हैं, पैसे रिलीज हुए, डकार गए। मोदी जी ने बताया था स्पेशल पैकेज दिया गया है, तो वो सब क्या हुआ? कौन डकार गया भाई? ये विकास कहाँ हो रहा है? आसमान पे हो रहा है, चंद्रमा पे हो रहा है, कहाँ हो रहा है? मंगल ग्रह पे हो रहा है। बिहार में तो सड़कें है ही नहीं, कीचड़ भरा हुआ है। और जहाँ बनी हुई है वहाँ गड्ढे हो रहे हैं। गडकरी जी बता रहे हैं कि नासा से कोई टेक्नोलॉजी लाकर के वो सड़क बना रहे हैं, तो वो सड़कें कहाँ बन रही है? वो भी क्या नासा से लेकर टेक्नोलॉजी लेकर मंगल ग्रह पे सड़कें बन रही हैं? बिहार की इन सड़कों का हाल क्या हो रहा है? तो ये बहुत सारे सवाल आ रहे हैं। बिल्कुल, ये सारे सवाल आ रहे हैं और ये सारे सवाल इनको लेकर जनता भी, छात्र भी, युवा भी सड़कों पर दिखाई पड़ रहे हैं। और ऐसा लग रहा है कि अब बीजेपी के अंदर से भी ये सवाल पूछा जाने लगा है। गडकरी खुद ही अभी उनका भी एक बयान हम पढ़ रहे थे कि उन्होंने कहा कि अब हम जैसे वरिष्ठ नेताओं को युवाओं के लिए अपनी जगह खाली कर देनी चाहिए। गुड़गांव की बात, जहां गड्ढा हो गया सड़क पर, हाईवे पर, और पूरा तालाब बन गया, वहां के सांसद वो कह रहे हैं कि सारा विकास तो कांग्रेस के समय हुआ, उसके बाद तो केवल यहां पर लेप लगाया गया और प्रॉपर तरीके से चीज़ों को, सैनिटेशन को ठीक नहीं किया गया है। तो अब सरकार के भीतर से भी, पार्टी के भीतर से भी आवाज़ें उठ रही हैं। क्या इसका असर होगा, क्या नतीजा होगा, ये आने वाला समय बताएगा। अब इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करते हैं। आप बने रहिए DB लाइव के साथ। मुझे और अमलेंदु उपाध्याय को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।